हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम क्लास 10 के 2019 बोर्ड एग्जाम में आए हुए मैथ्स के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको भी मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन finds a bird flying at a distance of 200 meter from him at an elevation of 30 degree. Deepak, standing on the roof of a 50-meter high building, finds the angle of elevation of the same bird to be 45 degree. ठीक है, अमित एंड दीपक आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों अपोजिट साइड हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक। तो चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अमित का पता है कि अमित से जो बर्ड है वो 30 डिग्री के एलिवेशन पे है और 200 मीटर्स फार है। ठीक है, तो सपोज इस तरीके से मैं इसकी हाइट ड्रॉ कर देता हूँ बर्ड की। और जो दीपक है, दीपक अपोजिट साइड में खड़ा है बर्ड के ऑन अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, समथिंग लाइक दिस। और दीपक के करस्पॉन्डिंग जो एलिवेशन है बर्ड का वो कितना है? 45 डिग्री। इतना क्लियर है? तो हमें दीपक के पॉइंट से बर्ड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सपोज ये x है डिस्टेंस, तो मैं इनकी नेमिंग कर देता हूं ताकि इजी हो जाए आइडेंटिफाई करना चीज़ों को। तो ये हो गया d, ये हो गया f, e और ये f। इतना क्लियर है? तो जो ये रूफ है, रूफ से बर्ड की हाइट कितनी है मैं h एज्यूम कर लेता हूं। और आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि जो ये DE है, रूफ ऑफ हाइट ऑफ रूफ, वो इक्वल होगी FC के। तो ये हो जाएगा हमारा 50 मीटर। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? h कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसकी हेल्प से फिर हम x कैलकुलेट कर लेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम ABC ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो 30 डिग्री करस्पॉन्डिंग जो AC है वो परपेंडिकुलर है और जो AB है वो हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को यूज करते हुए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं? सोचो सोचो। यस, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम साइन 30 यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या? AC जो है h प्लस 50। ठीक है, तो ये आ जाएगा h प्लस 50 अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है हमारा? 200। तो यहाँ से आ जाएगा 200। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2 इक्वल्स टू h प्लस 50 अपॉन 200। तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यह आ जाएगा 200 इक्वल्स टू 2 इंटू h प्लस 50। और 2 से 100 टाइम्स चला जाएगा 200, तो यह आ जाएगा 100 इक्वल्स टू h प्लस 50। और h कितना आ जाएगा? 100 माइनस 50, तो यह आ जाएगा 50 मीटर। तो हमें h का भी पता चल गया है। अब हमें कैलकुलेट कर लेना है x। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? AEF ट्राइंगल में ध्यान से देखेंगे। जो 45 डिग्री है उसके करस्पॉन्डिंग AF हो गया हमारा परपेंडिकुलर और AE हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसमें भी हम साइन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो साइन 45 विल बी परपेंडिकुलर मीन्स h, और h कितना है हमारा? 50 अपॉन हाइपोटेनस कितना है हमारा? x, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो यह हो जाएगा x। तो साइन 45 कितना? 1/√2 इक्वल्स टू 50 अपॉन x। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा x इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाई होगा तो 50√2 मीटर। तो यही क्या आ गया है? दीपक से बर्ड का डिस्टेंस। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 सोल्व करते हैं।
a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास. तो हमें क्या करना है, पोल बना लेते हैं सबसे पहले. ठीक है, तो बेस वाला जो सिलेंडर है वो मैं बना रहा हूं और इसका डायमीटर हमें कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर. और जो इसकी हाइट है वो कितनी गिवन है, 220 सेंटीमीटर. तो 220 सेंटीमीटर. अब एक दूसरा पोल है जो इसके ऊपर है, उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर. तो कुछ ऐसे होगा जिसकी रेडियस हो गई 8 सेंटीमीटर और कुछ इस तरीके से वो पोल होगा और इसकी हाइट कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर. इतना क्लियर है. यहां पे अब हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम की यूनिट है. 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 8 ग्राम मास है. तो हमें टोटल वॉल्यूम में कितना मास है वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों सिलेंडर्स का इंडिविजुअली एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे. तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है वॉल्यूम सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच. तो इसका एरिया वॉल्यूम लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 12 स्क्वायर, एच कितना है इसका 220 प्लस दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर और एच कितना है 60. इतना क्लियर है. अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ये लॉन्ग कैलकुलेशन है बट आप इजीली कर सकते हैं. अब हमें क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, ये हमें नोन है. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 8 ग्राम मास. ठीक है, अब इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होगा वो देख लेते हैं. तो 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होगा, तो इसी की मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये आ जाएगा 1,11,532.8 इंटू 8 ग्राम. ठीक है, यूनिटरी मेथड है, ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं. तो 8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 8,92,262.4 ग्राम. अब ये बहुत ज़्यादा ग्राम है तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे. वो कैसे करते हैं, 1000 से डिवाइड करके. तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो जो डेसिमल है वो 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा. तो ये आ जाएगा हमारा 892.26, यहाँ तक ही मैं लिख रहा हूँ, और किलोग्राम. तो मास इन दीज टू पोल्स विल बी 892.26 ग्राम किलोग्राम. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 और 27 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं, इसलिए अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28. चलिए देखते हैं. प्रूव दैट, ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन प्रूफ करनी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे और RHS ले आएंगे. ठीक है, तो LHS क्या है होगी हमारी, यहीं से मैं सोल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ. tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन कोस थीटा, और 1 माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन. तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोस थीटा को यहाँ पे लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. इतना सब क्लियर है. अब हम यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेंगे तो डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा और ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और न्यूमरेटर तो एज इट इज ही रहेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे कोस थीटा, डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा कोस थीटा, और डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और न्यूमरेटर तो एज इट इज ही रखेंगे हम। अब हम क्या करेंगे कि जो ये साइन थीटा है ये सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, और यहाँ पे भी कोस थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, और जो कोस थीटा है ये डिनोमिनेटर में ले आएंगे लाइक दिस, और ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, अब यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो ताकि हम साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन ले सके इसलिए मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहा हूँ पहले ही, तो ये बन जाएगा माइनस कॉमन लेके साइन थीटा, और जो कोस थीटा पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस ले लेता हूँ बाहर, तो ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इतना क्लियर हुआ। और जो ये कोस थीटा है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और एक टर्म और बचा है हमारा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा हमारा डिवीजन में मीन्स डिनोमिनेटर में। तो यहां से आप देख सकते हैं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा अब हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस ये बचेगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां से आगे मैं इधर सोल्व कर रहा हूं, तो ये तो सेम ही रहेगा, इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो एलएचएस चल रहा है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ब्रैकेट के अंदर एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और जो ये कोस थीटा से जब हम डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो ये बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा मल्टीप्लाई करेगा साइन स्क्वायर थीटा में, तो ये बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर में साइन क्यूब थीटा माइनस सिमिलरली हमारा कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा कोस क्यूब थीटा, क्योंकि साइन थीटा डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा बचेगा जिसकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा कोस क्यूब थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है अभी तक। अब यहाँ पे देखो कि ये बना हुआ है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, तो एक फॉर्मूला होता है हमारा जो मैं लिख देता हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये होता है, तो ये हम इसमें लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो एज इट इज ही रहेगा, और डिनोमिनेटर भी सेम रहेगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, बट न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा ए माइनस बी मीन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये थोड़ा बाहर जा रहा है टर्म, तो ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा कोस थीटा। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। इतना क्लियर है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, ये जो डिनोमिनेटर में ये स्प्लिट कर सकते हैं, और ये जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा है इसके नीचे भी हम ले जा सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। ये तो इजी पार्ट है। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये तो देख सकते हैं कि 1 आ गया, कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, और यहाँ पे 1 अपॉन कोस थीटा
इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, और ये हो गया +1, और यही क्या है हमारा RHS जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो 1 यहाँ पे बाद में है, एक ही बात है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 का और पार्ट करते हैं। प्रूव दैट sin थीटा अपॉन cot थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2 + sin थीटा अपॉन cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो कभी कभी हमें ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ के लिए LHS और RHS दोनों को सोल्व करना पड़ता है, और एक टाइम के बाद हम दिखा देते हैं कि दोनों चीजें सेम आ गई हैं। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, पहले LHS को सोल्व करेंगे, फिर RHS को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो LHS करते हैं। सबसे पहले ये कितना है, sin थीटा, और डिनोमिनेटर में है cot थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा sin थीटा, दोनों में sin थीटा ही है, तो ये आ जाएगा cos थीटा +1, और ऊपर है हमारा sin थीटा। तो sin थीटा की मल्टीप्लाई ऊपर जाके हो जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा +1। अब आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होते हैं। चलो मैं लिख ही देता हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है। तो यहां से 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा +1। तो यहां से और क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा मीन्स a² - b², जिसका एक्सपेंशन होता है a - b इंटू a + b। तो यहां से आ जाएगा 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है cos थीटा +1। तो ये दोनों चीजें तो एक ही लिखी हुई है, तो इसलिए हम इनको कट कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 1 - cos थीटा। तो ये हमारा LHS को इतना ही सोल्व करेंगे हम, और अब हम RHS को सोल्व करते हैं, और कोशिश करेंगे कि हमारा RHS भी सोल्व करके यही आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे है 2 + sin थीटा अपॉन, इसको भी स्प्लिट कर लेंगे कोस और साइन में, तो यह आ जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा -1/sin थीटा। तो 2 प्लस, यहाँ से हम डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा sin थीटा, और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर आ जाएगा cos थीटा -1। इतना क्लियर है। अब जो न्यूमरेटर है वो तो एज इट इज लिख देंगे sin थीटा। अब देखो ये sin थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा 2 + sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि sin स्क्वायर थीटा को अगेन 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2 + 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा -1, और 2 प्लस इसको अगेन क्या लिख सकते हैं 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, और नीचे क्या है cos थीटा -1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये cos थीटा -1 है और ये 1 - cos थीटा है, तो माइनस का डिफरेंस है। तो जब हम इससे कट करेंगे 1 - cos थीटा को, तो ये बचेगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और ये -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 + cos थीटा में, तो ये हो जाएगा -1 + cos थीटा। तो यहाँ से हम सिंपली ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ये बन जाएगा -cos थीटा। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 और -cos थीटा। तो देखो यहाँ पे LHS और RHS दोनों इक्वल आ गई है, तो हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 सोल्व करते हैं।
विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन -7, -12, -17, -22 will be -82 is -100 any term of the AP गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलाज यूज कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो -7 है, और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -12 माइनस -7, तो यह आ जाएगा -12 प्लस 7, तो जो हमारा डी है वो कितना आ गया है -5। इतना क्लियर है। अब हम क्या करना है कि ये बताना है कि -82 किस टर्म पे होगा, मीन्स n टर्म कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा an है वो होता है a प्लस n-1d, तो हमारा anth टर्म तो -82 हो गया है, ठीक है। तो a कितना है हमारा -7 प्लस n-1d कितना है -5। तो अब हम क्या करेंगे, -7 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो यह जाएगा -82 प्लस 7 इक्वल टू, इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -5n प्लस 5। तो ये कितना हो गया है -75, और 5 को भी इधर ले आते हैं तो ये -5 होगा, -5n, तो ये कितना हो गया -80 इक्वल टू -5n। तो n कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -80 अपॉन -5। इतना क्लियर है। तो यहाँ से n आ जाएगा हमारा 16। तो 16th टर्म इस AP का हमारा -82 होगा, ठीक है। अब हमें सेकंड पार्ट करना है क्वेश्चन का, जिसमें बोल रहा है कि -100 कौन सा टर्म होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि nth टर्म को हम -100 एज्यूम कर लेंगे और फिर n कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा -100 इक्वल टू a प्लस n-1d, जैसे प्रीवियसली सोल्व किया ऐसे ही करेंगे। तो -100 इक्वल टू a कितना है हमारा -7 प्लस n-1d कितना है -5। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना है -7, ये -5 और +5। इतना क्लियर है। तो ये -7 और +5 कितना हो गया -2, और -2 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा +2, तो ये आ जाएगा +2, और इधर बचेगा -5n, तो ये बच गया है -98 इक्वल टू -5n, और n कितना आ गया -98 अपॉन -5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा n है वो आ गया है 98 अपॉन 5, और ये कोई इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा n इंटीजर नहीं है, तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि 100 हमारा इस AP का टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी हम इस तरीके से टर्म कैलकुलेट करें तो n हमारा इंटीजर होना चाहिए, और यही हमारा रीजन है कि n इंटीजर नहीं है, तो 100 हमारा टर्म नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 45, 39, 33 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180, एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो हमें क्या करना है, SN का फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो SN क्या होता है AP का, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो SN कितना है 180 आना चाहिए, और n तो हमें कैलकुलेट ही करना है n/2। यहाँ पे a कितना है, फर्स्ट टर्म मीन्स 45, तो ये हो जाएगा 2 × 45 प्लस n-1d। d कितना है हमारा, चलिए देख लेते हैं। तो d है 39 - 45 मीन्स -6, तो यहाँ से आ जाएगा -6। तो ये हमारा हमने वैल्यूज पुटअप कर दी हैं। तो अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो 180 इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा कितना 90 प्लस, और ये इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n × -6 मीन्स -6n, और ये आ जाएगा +6। इतना क्लियर है। तो यहाँ से अब फर्दर सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 90 + 6 मीन्स 96 -6n,
अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम 6 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो n/2 इंटू 6 और यहाँ पे कितना आएगा 16, ठीक है, और माइनस n, और इधर तो 180 है ही। तो अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 2 3 जा 6 और 3 से डिवाइड होगा 180, तो यह आ जाएगा 60। तो लेफ्ट हैंड साइड में 60 इक्वल्स टू n इंटू 16, तो यह आ जाएगा 16n माइनस n स्क्वायर। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो यह आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 16n प्लस 60। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको हमें अब सोल्व करना है। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए दो जो प्रोडक्ट करके या मल्टीप्लाई करके 60 आए और ऐड करके 16 आए। चलिए देखते हैं। तो 60 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 30, 15, 3 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ये 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, तो 6 और 10 ऐसे नंबर्स है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो चलिए इनके फैक्टर कर लेते हैं अब। तो ये क्या है, n स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं 6n या 10n माइनस 6n प्लस 60 इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है। अब यहाँ से हम n कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा n माइनस 10 और यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 10। अब यहाँ से हम n माइनस 10 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा n माइनस 10, फर्स्ट टर्म से बचेगा n, सेकेंड टर्म से बचेगा माइनस 6। तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इंडिविजुअली 0 रख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो यह आ गया हमारा n इक्वल्स टू 10 और n माइनस 6 इक्वल्स टू 0 से आ जाएगा n इक्वल्स टू 6। तो हमारी दो वैल्यूज आ गए हैं n इक्वल्स टू 10 और n इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो डबल आंसर क्यों आ रहा है ये कि दोनों टर्म तक अगर हम ऐड करें तो 180 आ रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि जो हमारा AP है 45, 39, 33, तो आप ध्यान से देखें तो ये डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव टर्म्स होंगे, फाइनली हमारा 0 आ जाएगा और उसके बाद नेगेटिव टर्म्स स्टार्ट हो जाएंगे, नेगेटिव टर्म्स, ठीक है। तो इन नेगेटिव टर्म्स के कारण कुछ पॉजिटिव टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगे, एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होंगे तो जो उनका सम है नेगेटिव टर्म्स का वो पॉजिटिव टर्म्स के साथ कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू 6 हमारा कहीं यहाँ पे टर्म होगा जो पॉजिटिव टर्म्स तक 180 सम दे रहा है, ठीक है। अब n इक्वल्स टू 10 में क्या हो रहा होगा कि हम 0 से क्रॉस करके नेगेटिव तक चले गए, ठीक है, और नेगेटिव में जाने के बाद हमारा जो कुछ नेगेटिव टर्म्स है वो पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारा फिर भी सम 180 ही रहेगा, ठीक है। तो इसी कारण से हमारे डबल आंसर आ रहे हैं n के। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 सोल्व करते हैं। In a class test, the sum of Arun's marks in Hindi and English is 30. Had he got 2 marks more in Hindi and 3 marks less in English, the product of the marks would have been 210. Find his marks in the 2 subjects. तो मैं assume कर रहा हूँ कि जो हिंदी के मार्क्स है वो x है और इंग्लिश के मार्क्स y है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो सम है वो 30 होना चाहिए, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 30। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी मीन्स x प्लस 2 और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश तो y माइनस 3। द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो मैंने प्रोडक्ट कर दिया है दोनों का और 210 आना चाहिए। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 30 माइनस वाई, और इस x को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एक y में इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x की जगह 30 माइनस वाई प्लस 2 और ये आ जाएगा y माइनस 3 एज इट इज
और 210। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 32 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 210। तो यहाँ से हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 32 इंटू वाई, तो 32 वाई और इसकी मल्टीप्लाई होगी 32 इंटू 3 की, तो यह आ जाएगा माइनस 96 और माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई की माइनस 3 से होगी तो प्लस 3y इक्वल्स टू 210। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो वाई स्क्वायर नेगेटिव है तो इसको मैं राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ, इनफैक्ट बाकी सभी टर्म्स को भी मैं राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो पॉजिटिव, और y को भी ले जाना है तो ये है 32y और ये है 3y, तो ये कितना है टोटल 35y। इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 35y। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि 96 को भी हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा इधर जाके प्लस 306 210 में ऐड होके, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 306 के फैक्टर्स करने हैं जिससे हमें दो नंबर्स ऐसे मिल सके जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 306 आ जाए और प्लस करें तो 35 आ जाए। चलिए देखते हैं। तो 306 के फैक्टर्स करेंगे तो यह आ जाएगा 15 3, यहाँ से 3 से करेंगे डिवाइड तो यह आ जाएगा 51 17 और यहाँ से 17 1। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये कितना है 3 3 जा 9 और 2 जा 18, तो ये है 18 और 17 तो है ही, तो इन दोनों की हेल्प से हम 35 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस 17y प्लस 306, और मैं इसको रिवर्स लिख रहा हूँ तो 0 आ जाएगा इधर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो इस टर्म से इन दो टर्म से आएगा y कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 18 और यहाँ से आ जाएगा 17 कॉमन तो माइनस 17 और अंदर बचेगा y माइनस 18 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे y माइनस 18 को भी कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 18 और फर्स्ट टर्म से क्या बचेगा y और सेकंड से बचेगा माइनस 17 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज आ गई है, एक तो आई है 18 और एक आई है 17। तो जब हमारा y इक्वल्स टू 18 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 30 माइनस वाई है, मीन्स 30 माइनस 18, तो x आ जाएगा हमारा 12। और जब y इक्वल्स टू 17 होगा तो x कितना आ जाएगा 30 माइनस 17 मीन्स x आ जाएगा हमारा 13। तो ये हमारे दो नंबर्स होंगे मीन्स मार्क्स होंगे, उसके जो हिंदी में मार्क्स है वो 12 आ सकते हैं और इंग्लिश में मार्क्स 18 आ सकते हैं, क्योंकि x हमारा हिंदी था और y इंग्लिश था, और x मीन्स हिंदी के मार्क्स 13 भी आ सकते हैं और इंग्लिश के मार्क्स 17 भी आ सकते हैं। तो ये दोनों केसेस सेटिस्फाई कर रहे हैं इन कंडीशंस को, और इसी के साथ हमारा सेट 2 कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आप सभी को सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम सेट 3 स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 5x माइनस 3। तो सबसे पहले x प्लस 5 का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ये जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2a भी होता है तो 2 इंटू 5 10 और x, तो यह आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 2 इंटू 5x हो जाएगा 10x, 2 इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस 6। तो 10x यहाँ पे कैंसिल हो गया है, दोनों साइड है, तो यहाँ पे मैं माइनस 6 को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा तो ये ऐड हो जाएगा 25 में, तो ये हो जाएगा 31, तो ये 31 इक्वल्स टू 0। तो ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसका हमें अब डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो d कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट जो इस इक्वेशन में दिख ही नहीं रहा है, तो हम b क्या लेंगे 0, तो 0 माइनस 4, a क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे है 1, और c कितना होगा कांस्टेंट मीन्स 31,
तो अब जो हमारा डी है वो आ जाएगा -4 इंटू 31 मीन्स ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो डी हमारा हो गया है -124। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख लेते हैं। तो ये कितना होगा 6 12 18 24 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हर एक टर्म में एक कांस्टेंट नंबर ऐड होते जा रहा है 6। ठीक है, तो इसको हम एपी बोल देंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो हो गया है 6 और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है डी वो कितना हो गया है 12 माइनस 6 मीन्स 6 और जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितना है 10। फाइंड द सम ऑफ 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। ठीक है, तो हमें अब SN का फॉर्मूला यूज कर लेना है। ओके, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d। तो यहाँ पे हमारा जो SN है मीन्स S10 है, ये हो जाएगा 10/2 2 इंटू a कितना है 6 प्लस n कितना है 10 -1 और d कितना है ये भी है 6। तो इसको हम सिंपली सोल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 2 5 जा 10 और ये आ जाएगा 12 प्लस 10 -1 मीन्स 9 और 9 इंटू 6 हो जाएगा 54। तो ये आ गया हमारा 54। तो 5 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो अब 5 की मल्टीप्लाई हम 66 में कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 प्लस 3 तो ये आ जाएगा 330। तो S10 हमारा आ गया है 330। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 0 0 एंड b x, -4 इज 5 यूनिट्स। तो हम यहाँ पे सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस x मीन्स -x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 मीन्स 0 माइनस -4 मीन्स +4 का स्क्वायर। और ये डिस्टेंस कितना गिवन है दोनों के बीच 5 यूनिट्स। इतना क्लियर है। अब ये जो रूट है वो उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, या ऐसे बोल दो कि दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, एक ही बात है। तो यहाँ से आ जाएगा ये x स्क्वायर और ये आ जाएगा 16 और जब स्क्वायर होगा 5 स्क्वायर तो ये आ जाएगा हमारा 25। तो यहाँ पे मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे +16 माइनस 25 बच जाएगा -9 और इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर भी। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ से आप देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी मीन्स x माइनस 3 और x प्लस 3। तो यहाँ से आप ध्यान से देखें तो x माइनस 3 को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 और x प्लस 3 को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -3। तो ये दोनों वैल्यूज x की आ गई है हमारे पास 3 और -3। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। 2 concentric circles of radii a and b such that a is greater than b are given. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. तो हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक तो बिगर सर्कल है लाइक दिस और एक स्मॉलर सर्कल है समथिंग लाइक दिस। और जो बिगर सर्कल की कोड है वो स्मॉलर सर्कल को टच करती है समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो जो बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी गिवन है a और स्मॉलर सर्कल की रेडियस कितनी गिवन है b और हमें इस कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो चलिए कैसे करेंगे। हमें पता है कि जो ये कोड है ये स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है मीन्स एज अ टेंजेंट है और हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में उस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब दूसरी बात, जो ये बड़ा सर्कल है इस पे कोई कोड है, अब इनर सर्कल को भूल जाओ, तो इस कोड पे
सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाला गया है तो वो कोड बाइसेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो टोटल लेंथ है कोड की वो है हमारी L, ठीक है। तो जो हमारी बाइसेक्ट हो गई ये वाला पोर्शन कितना होगा, L/2। तो ये पोर्शन हो जाएगा हमारा L/2। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री है, इसके करस्पॉन्डिंग जो ये है रेडियस A, ये हो गई हाइपोटेनस, ठीक है। और जो B है और L/2 है ये परपेंडिकुलर और बेस मान सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, L/2 स्क्वायर प्लस दिस वन एंड B स्क्वायर इक्वल्स टू होना चाहिए A स्क्वायर, क्योंकि A हाइपोटेनस है। इतना क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, B स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब हमें L कैलकुलेट करना है फाइनली, तो हम स्क्वायर को उधर ले जाके रूट बना देंगे, तो ये हो जाएगा L/2 और ये बन जाएगा L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और 2 से भी अगर हम राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 इंटू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो हमारी जो कोड की लेंथ है वो आ गई 2 इंटू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। इन फिगर PS इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, QS इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, एंगल PRQ इक्वल्स टू थीटा, एंगल PSQ इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड PQ इज परपेंडिकुलर टू RQ एंड RQ इज 9 सेंटीमीटर। इवेल्युएट tan थीटा। तो यहाँ पे हमें tan थीटा कैलकुलेट करना है। थीटा कहाँ पे, ये रहा। तो PRQ ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा थीटा के करस्पॉन्डिंग PQ है वो परपेंडिकुलर है और RQ क्या है, बेस है। तो हमें tan थीटा के लिए यही चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस। तो क्या करेंगे हम, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर मीन्स PQ अपॉन बेस मीन्स RQ विच इज 9 सेंटीमीटर। तो हमें PQ का वैल्यू पता होना चाहिए, ये लेंथ हमें पता होनी चाहिए, तभी हम tan थीटा कैलकुलेट कर पाएंगे। अब PQ करने के लिए कैलकुलेट हम क्या करेंगे, PSQ ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे और इसमें हम देख सकते हैं कि जो S एंगल है वो 90 डिग्री का है, मीन्स ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है और PQ क्या है इस ट्राइंगल में, हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी लगा देंगे जिसके अकॉर्डिंग होगा PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर, तो PQ तो हमें कैलकुलेट ही करना है, इक्वल्स टू PS स्क्वायर कितना होगा, PS है 3 तो स्क्वायर हो जाएगा 9, ये आ गया हमारा 9। और QS कितना है हमारा 4 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये आ गया है 16। तो PQ स्क्वायर हमारा हो गया है 9 प्लस 16 25। तो PQ क्या आ जाएगा, √25 और √25 कितना होता है 5। तो PQ की वैल्यू आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे PQ, तो tan थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 5/9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट करते हैं। इफ tan अल्फा इक्वल्स टू 5/12 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec अल्फा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, sec स्क्वायर अल्फा। और हमें tan अल्फा की वैल्यू पता है तो sec अल्फा की कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 5/12 होल स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर अल्फा। अब इसको सिंपली सोल्व कर लेना है, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 25/12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इक्वल्स टू sec स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 144 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 144 प्लस 25 इक्वल्स टू sec स्क्वायर अल्फा। तो 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 169/144 और ये कितना है sec स्क्वायर अल्फा। अब सिंपली हमें
स्क्वायर यहाँ पे रूट के तरीके से यूज कर लेना है, ठीक है। तो मैं रिवर्स करके लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा sec अल्फा इक्वल्स टू रूट में 169/144। तो हमारा जो sec अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, रूट 169 कितना होता है 13 और रूट 144 कितना होता है 12। तो हमारा जो sec अल्फा है वो आ गया हमारा 13/12, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो पैरेललोग्राम होगा समथिंग लाइक दिस। सपोज ये ए है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 3,1, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 5,1, सी का कोऑर्डिनेट कितना है a, b और डी का कोऑर्डिनेट कितना है 4,3। तो मैं यहाँ पे डायगोनल्स ड्रॉ कर रहा हूँ समथिंग लाइक दिस एंड दिस। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो AC डायगोनल है ये BD को बाइसेक्ट कर रहा होगा और जो BD डायगोनल है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि जो इनका मिड पॉइंट होगा दोनों का वो सेम ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि BD की हेल्प से भी M के पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेंगे कोऑर्डिनेट्स, और AC की हेल्प से भी हम कोऑर्डिनेट्स सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा कि A और B में आ जाएगा AC का कोऑर्डिनेट, AC की हेल्प से जब हम करेंगे तो हम A और B की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं BD की हेल्प से M के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करूँगा। तो क्या होगा, मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है सिंपली, x1 प्लस x2/2। तो ये हो जाएगा 4 + 5 मीन्स 9/2 और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3 + 1 मीन्स 4/2। तो 4/2 मीन्स 2। तो M के ही कोऑर्डिनेट्स अब हम AC की हेल्प से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3 + a/2। तो ये आ जाएगा 3 + a/2 और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1 + b/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 + b/2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे x कोऑर्डिनेट को x के साथ। तो ये आ जाएगा 9/2 = 3 + a/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल और ये कितना बन गया 9 = 3 + a। तो a कितना आ जाएगा हमारा 9 - 3 लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। तो a = आ गया है 6। और हमें y कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट करना है, तो 2 = 1 + b/2, ठीक है। तो 2 × 2 हो जाएगा 4 = 1 + b। तो 1 हमारा लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 - 1 3 = b। तो जो हमारा a का वैल्यू आ गया है 6 और b का वैल्यू आ गया है 3। तो जो हमारा c कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू आ जाएगा 6,3, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 का और पार्ट करते हैं। पॉइंट्स P and Q trisect the line segment joining the points A and B such that P is near to A. Find the coordinates of P and Q. तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे AB। तो सपोज AB है लाइक दिस। A का कोऑर्डिनेट कितना है -2,0 और B का कोऑर्डिनेट है हमारा 0,8। अब इस AB को P और Q ट्राइसेक्ट करते हैं, मीन्स हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सपोज इस तरीके से ये डिवाइड हो गया है। तो जो P है वो नियर टू A है, तो ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q। अब हमें P के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं सबसे पहले, ठीक है। तो उसके लिए हम देखें ध्यान से, तो जो AP है वो कितना है 1 पार्ट और जो PB है वो 2 पार्ट्स है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो AP/PB है वो कितना है 1/2, ठीक है। तो इसी रेशो में कट होगा। तो P AB को 1:2 में कट कर रहा है, ठीक है। तो हम P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से। तो वो क्या होता है m1 x2
प्लस m2 x1, तो 1 इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा कितना, -4 अपॉन 1 प्लस 2 होगा m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा 3। अब हम y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे, तो 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 0 अपॉन 3, m1 प्लस m2। तो p का कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा, -4 अपॉन 3 और 8 अपॉन 3, तो ये तो आ गया हमारा p का कोऑर्डिनेट। अब हमें q का कैलकुलेट करना है, तो अगर q के रेस्पेक्ट में देखें तो जो हमारा aq है अपॉन qb, ये रेशो कितना आएगा, देखो ये 2 पार्ट्स है और ये 1 पार्ट है, तो ये हो जाएगा 2/1। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ये है 2 और ये है 1, ठीक है। तो अब हम इसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे, तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0, तो ये तो 0 ही आ गया, प्लस 1 इंटू -2, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन 3, वही m1 प्लस m2। अब y कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू 8 एंड 1 इंटू 0, तो 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 0 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 3, तो यहाँ पे जो q है वो कितना आ जाएगा, -2 अपॉन 3 और 16 अपॉन 3, तो ये हमारे q का कोऑर्डिनेट आ गया है और ये हमारा p का कोऑर्डिनेट आ गया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 और सेकेंड इक्वेशन है 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 9x। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर रहा हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा कि जो 3x की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट अप कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 5y को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 5y प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 9x को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3x, है ना। तो 3x की जगह मैं ये पुटअप कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5y प्लस 4। तो अब इसको सिंपली सोल्व कर लेंगे y में, तो ये आ जाएगा 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 15y प्लस 12। तो 15y को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 2y माइनस 15y, और 7 को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 12 माइनस 7, तो ये कितना आ जाएगा -13y, और ये कितना आ जाएगा 5, तो y आ गया हमारा -5 अपॉन 13। अब हमें इसकी हेल्प से x कैलकुलेट कर लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो 3x कितना है 5y, तो y की जगह हम क्या रख देंगे -5 अपॉन 13, तो -5 अपॉन 13 प्लस 4, तो 3x कितना आ गया है हमारा, 5 इंटू -5 कितना हो जाएगा -25, तो -25 अपॉन 13 प्लस 4, तो 3x कितना आ जाएगा, 13 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो -25 प्लस 13 इंटू 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 52। तो 3x इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में तो 13 ही रहेगा, अब 52 में से हमें 25 माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो यहाँ से हम 3 से उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 27 अपॉन 3 इंटू 13 मीन्स 39, तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया है और ये हमारा y का वैल्यू आ गया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। इफ HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65 एंड -117 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 65 और 117 का HCF कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो 65 के फैक्टर्स कर लेते हैं सबसे पहले, प्राइम फैक्टर्स, तो ये आएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13, और 13 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 117 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 3 जा 9, और 27 बचेगा तो 9 से हो जाएगा,
तो 3 से डिवाइड करेंगे 13 और 13 से करेंगे तो 1। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। तो 65 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 13 और 117 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 13। तो HCF क्या होता है दोनों का? HCF ऑफ 65 एंड 117 ये कितना आएगा? देखो कॉमन क्या क्या टर्म्स है वो देखना है। तो 13 ही कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है। तो ये कितना आ गया हमारा 13, ठीक है। तो अब जो 13 HCF है तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम 65 एन माइनस 117। तो ये लिख देंगे हम 65 एन माइनस 117 इक्वल्स टू 13। इतना क्लियर है? तो 117 को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो यह आ जाएगा 117 प्लस 13, ठीक है। तो 65 एन इक्वल्स टू हो जाएगा 130। तो अब मैं 65 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 130 अपॉन 65 और 65 टू जा कितना होता है 130। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का और पार्ट करते हैं। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो वे तीनों चले। मीन्स वो छोटे से छोटा नंबर जिसको ये भी और ये भी और ये भी डिवाइड कर दे वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो मीन्स हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1 और 36 का भी कर लेते हैं। तो यह आएगा 18, 9, 3 से करेंगे तो 3, 1। ये सिंपली आप कर ही सकते हैं। और हमें 40 का भी करना है तो यह आ जाएगा 20, 10, 5 और अगर लास्ट में 5 से करेंगे तो ये आएगा 1, ठीक है। तो अब फैक्टर्स लिख लेते हैं तीनों के। तो 30 के क्या क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5। 36 के क्या क्या फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 40 के क्या फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमें इनका एलसीएम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉमन नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 तीनों में कॉमन है तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। अब वो देखेंगे कोई और नंबर है क्या, तो हमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं दिख रहा है जो तीनों में कॉमन हो। तो हम सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ऐसे नंबर्स जो 2 में कॉमन है वो चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है तो इनको हम एक बार ही लिख लेंगे 3। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है तो इसको भी हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें तो कुछ नहीं बचा, इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो इसको भी हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है तो कॉमन तो है नहीं तो हमको दोनों ही लिखने होंगे। तो 3 और ये वाला 2। तो अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हुआ 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो ये हो गया हमारा 30 इंटू 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये आ गया 12। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360। तो हमारा जो एलसीएम है मीन्स इतना 360 सेंटीमीटर तीनों को चलना होगा जिससे वो तीनों एक साथ आ जाए, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम डाई के सैंपल स्पेस को लिख लेते हैं। तो डाई का सैंपल स्पेस क्या होता है, वंस थ्रो की गई है तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम कंपोजिट नंबर्स चेक कर लेते हैं क्या क्या होंगे। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो 1 और खुद से डिवाइड होने के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है।
तो कंपोजिट नंबर इसमें क्या है 4 और 6, क्योंकि 4 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, और 6 को तो हम 2 और 3 दोनों से डिवाइड कर सकते हैं खुद के अलावा। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम होना चाहिए वो है हमारा 4 और 6। और साथ ही साथ हम प्राइम नंबर्स के भी लिख लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है डाइस में, 1 तो नहीं होगा, 2, 3 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपोजिट नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये कितनी आ जाएगी 2/6, टोटल नंबर से 6, तो 2/6, तो ये आ जाएगा 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड पार्ट की बात करें जो है प्राइम नंबर, तो इसमें फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3, तो 3/6, तो यह हो जाएगा 1/2। ठीक है, यही सब करना था।